Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची guys, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड बाकी की और मिसलेनियस टॉपिक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो होती है ना, उसको एक कहानी से समझाओगी तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो, एक बार क्या होता है ना कि एक ए कंपनी रहती है इंडिया में। ठीक है, उसकी एसोसिएट इंटरप्राइज रहती है बी दुबई में। इन लोग का रिश्ता अच्छा खासा हंसता खेलता था। तो इन लोग क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन करते हैं 1.5 लाख की। ठीक है, 1.5 लाख की ट्रांजेक्शन करते हैं और इसमें ये गुड्स उसको देती हैं। ठीक है, और पेमेंट रिसीव करती है 1 लाख का, सिर्फ और सिर्फ। जब वो 1 लाख का पेमेंट रिसीव करती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होने लग जाती है बहुत सारी खुजली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि आप लोग का ट्रांसफर प्राइसिंग तो 1.5 लाख का है, मतलब 1,50,000 का है। आप 1 लाख रुपए क्यों लिए हो करके। तो ए लिमिटेड बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है कि हम इतना ही पेमेंट लेंगे करके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आपको 1.5 लाख लेना पड़ेगा, आपको 1,50,000 लेना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को 1,50,000 दिखानी पड़ेगी, आप 1 लाख नहीं दिखा सकते। तो जो इंडिया वाली कंपनी रहती है वो बोलती है कि नहीं भाई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसा हैगा वैसे ही तो करेंगे कि आपके हिसाब से करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलने लगे नहीं 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 नहीं, हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स के हिसाब से आपको आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन करना है, जो कि 1,50,000 है। तो वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती 50,000 का एडिशनल कर देते हैं इनकम में। तो जब ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन लगता है और 50,000 की इनकम में इंक्रीमेंट आता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट प्राइमरी तौर पे होता है जब एएलपी से हमारा ट्रांजैक्शन का वैल्यू में डिफरेंस रहता है। मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग और एडवांस एएलपी, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस रहता है तब अपन कहते हैं कि वो प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है। इसके बाद भी ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को बहुत सारी इचिंग हो रही थी। तो फिर हम पूछे क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो करके, तकलीफ क्या है तुम्हारी बताओ। तो वो बोला कि देखो यार, तुम पैसा मंगा लो अपना 50,000 जो तुम्हारा बच्चा है। तो ए लिमिटेड बोलती है तुमको क्या तकलीफ है, तुम तो मान लिए ना 1.5 लाख की इनकम हुई है, ले लिए ना टैक्स, अब क्यों हो रही तुमको इचिंग इधर उधर। हाँ, अब क्या तकलीफ है तुम्हारी। हाँ नहीं तो क्या, एक तो 50,000 ऐसे ही बढ़वा दियो हमारा जो कि हमको लेना भी नहीं था, और ऊपर से यहाँ पर आके नाटक कर रहे हो। तो फिर तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है सुनो ना यार, मंगा लो ना। तो फिर इस बार ए लिमिटेड बहुत गुस्से में था, तुम्हारी क्या तकलीफ है बता दो। नहीं मंगाना है ना हमें, हमारा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, क्यों मंगाया हम फालतू में। तुम मान लिए ना, शांति रखो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अच्छा, नहीं मंगाओगे। ए लिमिटेड नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है चलो ठीक है, तुम 50,000 अपना 50,000 तुम नहीं मंगा रहे हो ना, तुम दुबई से अपना 50,000 नहीं मंगा रहे हो ना। ए लिमिटेड बोलता है नहीं 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 मंगा रहा, नहीं मंगा रहा हूँ, मेरा पैसा मेरी मर्जी, नहीं मंगाना है मेरे को। तो फिर बोलती गवर्नमेंट हंसते हुए ठीक है, मत मंगाओ, हमको क्या। हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ना कि तुम्हारा 50,000 है, वो तुम अपनी एई को लोन दियो। तो एयर क्या क्या, कुछ कुछ भी, मतलब कुछ भी। मैंने 50,000 कब लोन दे दिया अपनी एई को। तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट तुम नहीं मंगा रहे थे ना, अब क्या करें हम। करे करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाचता हुआ। ए लिमिटेड इज लाइक ये क्या तरीका है भाई, एक तो तुम 50,000 पहले मेरी नोशनल इनकम मान लिया, ऊपर सब तुम बोल रहे हो कि मैं उसने लोन दिया हूँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है रुको भाई, सबर करो, अभी और भी है। जो लोन तुमने दिया है ना उसके ऊपर हम इंटरेस्ट इनकम भी चार्ज करेंगे, और जो इंटरेस्ट इनकम आएगी ना उसके ऊपर तुम टैक्स भी दे देना। अब हमारी बात खत्म हो गई, अब तुम बोल सकते हो। तो गाइस, ये है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, जिसमें पहली बार तो आपके साथ आपकी इनकम को इंक्रीमेंट करते हैं, टीपी और एएलपी को बराबर करते हैं, जिसको अपन प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को शांति नहीं मिलती। उसके बाद क्या करती है वो, उस इनकम को लोन मान लेती है। पहले वो आपको मंगाने बोलेगी, आप बोलोगे नहीं मंगाता, तो वो उसको लोन मान लेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगी। होप गाइस आपको एग्जांपल से जैसे क्लियर हुआ होगा कि कैसे जबरदस्ती होती है। जो लोग ट्रांसफर प्राइसिंग और एएलपी के बाद भी उनको झेलना पड़ता है, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है।
ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते अपन। ये एक एडजस्टमेंट होती है जो कि अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर देते हैं एसईसी के, जबरदस्ती। ठीक है। अब गाइस कुछ प्रोविजन है इसके, जैसे कि देखो, सबसे पहले तो अपन सबसे प्राइमरी एडजस्टमेंट अपन ट्रांसफर प्राइसिंग में करते हैं। एसएससी खुद बोलता है कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा प्राइमरी एडजस्टमेंट। ठीक है, एओ जो बोलता है उसकी बात मान लेता है एसएससी। फिर जो एपीए में डिटरमाइन होता है वो बात माननी पड़ती है। सेफ हार्बर रूल्स के हिसाब से कभी कभी बात करना पड़ता है, और कभी कभी म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से होता है। बट गाइज ये सब चीज़ की ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट आपकी, मतलब जो हमारे एग्जाम्पल में 50,000 थी, तो ये 1 करोड़ से कम है ना, तो इस बंदे का सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 करोड़ से कम अगर हुई आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट, ये वाली प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर आपकी 1 करोड़ से कम हुई, तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ना चाहते हैं। आप बच्चे हो, आप लोग से हमको झगड़ा नहीं करना है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2016 से पहले आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई है, तो आपको नहीं बोलेंगे हम कुछ भी, बिकॉज भाई सेकेंडरी एडजस्टमेंट उसके बाद ही आया है। तो उससे पहले का अगर आपने किया हुआ है तो इट्स ओके, हम भूल गए आपको। अगर आपका कोई भी लॉस कम होता है और इनकम इंक्रीज होती है, तो हम उसको मान लेते हैं कि आपने लोन दिया है और उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट चार्ज करके अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंस अमाउंट जो रहता है उसके ऊपर क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं। इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स लेते हैं। ये गाइस मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, यही पॉइंट था वो। ठीक है। अब गाइस ये सेम एग्जांपल है, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो आई होप, और गाइस अगर 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 टैक्स का रेट कितना लगता है पता है, 18% लगता है अगर तुम असली में अपने पैसे नहीं मंगाते हो तो। ठीक है, और उसका पूरा पूरा पेमेंट भी लेते हैं और लोग डिडक्शन भी नहीं देते हैं। मतलब एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सोचोगे ना कि इसको लोन मान लिए हैं तो अब मैं इसको इंटरेस्ट दे रही हूँ तो मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लूँ, तो नहीं ले सकते आप। ठीक है, इतनी ज़बरदस्ती है। आई होप गाइज आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपन दूसरा टॉपिक में चलते हैं। तो गाइज हम लोग को बनाना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अपन को करना पड़ता है 92D के अंदर। हर इंसान जो कि एसोसिएट इंटरप्राइज या ट्रांसफर प्राइसिंग में डील करता है, उन लोग को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन लोग प्रेजेंट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिस्क्राइब मैनर में। ठीक है। असेसिंग ऑफिसर जो रहेगा गाइज वो आपको एक नोटिस देगा 30 डेज के अंदर, और आपको उसको फाइल करना पड़ेगा, और एक सीए की रिपोर्ट भी आपको फाइल करनी पड़ती है उसके साथ साथ। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर। अगर आप फेल हो जाते हो गाइज, अगर आप नहीं, आप ये जो नोटिस आता है उसके 30 डेज के अंदर आप फाइल नहीं किए अपने रिकॉर्ड्स को और आप फेल हो गए, तो उस केस में गाइज आपको 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। एमसीक्यूज में गाइज आ सकता है ये, तो फाइल के साथ सीए की रिपोर्ट जाती है, याद रखना, और 5 लाख तक की पेनल्टी लगती है, ये भी याद रखना। ठीक है। जो ये 30 डेज है गाइज वो एक्सटेंड हो सकता है और 30 डेज तक के लिए। तो गाइज ये वाला सेक्शन एकदम छोटा सा था, मैं फिर से समझा देती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करना पड़ता है अगर आप इंसान हो जो कि एई और ट्रांसफर प्राइसिंग में डीलिंग करते हो, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहेंगे उन लोग को एज में भी प्रिस्क्राइब मैनर पर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। एओ जब बोलता है, तो जब एओ का नोटिस आता है 30 डेज के अंदर, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज के अंदर तक, आपको फाइल कर देना है अपना रिपोर्ट के साथ, सीए का रिपोर्ट भी। ठीक है, और अगर आप फेल हो जाओगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 5 लाख की। आई होप गाइस आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइस चलो स्पेशल मेजर डिस्कस करते हैं अपन, जो कि नोटिफाइड जुडिशरी एरिया में है। ठीक है। तो गाइस ये एक स्पेशल जगह होती है। ठीक है, नोटिफाइड जगह होती है इसलिए स्पेशल जगह होती है। द कंट्री विच नॉट शेयर इंफॉर्मेशन विथ आवर कंट्री, मतलब ये कुछ ऐसी जगह होती है, ऐसी कंट्रीज होती है जो अपनी बातें हमारे साथ शेयर नहीं करती। जैसे गाइस आपके कुछ फ्रेंड्स रहते होंगे, उन लोग अपनी बातें आपको शेयर नहीं करते, आप करते हो उनको बट वो लोग नहीं करते। तो वो लोग कौन होते हैं, नोटिफाइड फ्रेंड्स होते हैं आपके, नोटिफाइड फ्रेंड्स। ठीक है, वही है ये। ठीक है। असेसी डूइंग ट्रांजेक्शन डीम टू एईज, मतलब इस इन इन एरियाज में अगर आप ट्रांजेक्शन्स करोगे ना, तो हम मान लेंगे कि आप ना, आप अपनी एई के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मान लेते गाइस। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन के लिए ऐसे ही मान लेंगे कि आप ये हो। अगर उन एरिया से आप ट्रांजेक्शन करोगे तो मान लेंगे कि आप अपने एसोसिएट से कर रहे हो। ठीक है, कौन कौन से पर्सन के साथ, जो लोग वहाँ रहते हैं, अगर आपकी कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर, या फिर कोई भी कंपनी आपकी उस एरिया में, तो हम मान लेंगे कि वो आपकी एई है।
ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और वहाँ का कंपनी, सब कुछ आपके यही मान लेंगे हम लोग। और इस केस में गाइस आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। पेमेंट टू एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स वगैरह में करोगे आप तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता, बट आप एकदम ज़्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट शो कर दोगे ना, तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर आप एकदम वैलिड डॉक्यूमेंट शो करोगे तो। ठीक है, इंडियन अर्निंग रिवेन्यूज जो होते हैं वो लोग, अगर आपको सोर्स आप उसका नहीं बता पाओगे, इंडियन अर्निंग रिवेन्यू, ठीक है, कि आप वहाँ पैसे कहाँ से लाए करके, अगर आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो फिर आपको वो इनकम मान लिया जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा @30%। अगर उस इनकम का आप सोर्स बता पाओगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बता पाओगे तो उस केस में आपकी इनकम 30% के हिसाब से टैक्स होगी, या फिर जो भी वहाँ पर टैक्स चलते रहेगा वो, या फिर अगर कोई एक्ट या लॉ रहेगा तो उसके हिसाब से। ठीक है, आई होप गाइस सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस, मतलब हम इंटरेस्ट डिडक्शन को लिमिट कर देते कुछ कुछ केसेस में। ठीक है गाइस, तो वो कौन से केसेस है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, दो टाइप का अपना होता है, एक स्पेसिफाइड होता है और एक जनरल होता है, एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, एक सार होता है, एक गार होता है। गार जनरल होता है, सार स्पेसिफिक होता है, मतलब ये वाले में स्पेसिफिक है मतलब सार लगेगा, ये वाला जनरल है तो गार लगेगा। ठीक है, तो इस थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है इनके ऊपर, क्योंकि ये सार होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कैसे। देखो, एक बार क्या होता है कि एक कंपनी होती है एफ को, और ये होती है आई को। एफ को मतलब फॉरेन कंपनी, आई को मतलब इंडियन कंपनी। तो एफ को और आई को होते हैं, तो एफ को जो रहती है ना वो इक्विटी शेयर्स देती है 5 लाख का। ठीक है, और डिबेंचर मतलब लोन दे देती है 10 लाख का। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका डिविडेंड रहता है, डिविडेंड उसका तो आपको कोई डिडक्शन मिलता नहीं है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, मतलब इक्विटी का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपने इक्विटी 5 लाख लगाई, डिबेंचर जो है वो आपने 10 करोड़ का लगाया, 10 करोड़, समझ रहे हो, 10 करोड़। और उसके बाद उसका इंटरेस्ट लोगे आप 10% के हिसाब से, जिसका डिडक्शन मिलेगा। तो गेम समझना गाइस, इसमें गेम ये है कि इक्विटी को हम कम रखे हैं एकदम, सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप पर्पस के लिए रखे हैं, इक्विटी एकदम कम, और डिबेंचर्स इतने ज़्यादा हाई रखे 10 करोड़। तो इसी का नाम है थिन कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटल को एकदम थिन कर देते हैं, सिर्फ नाम के लिए हम उसको ओनर बना के रखे हैं, बाकी सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं हम। तो वही सबको लग रहा है इसमें एकदम कितना थिन कैपिटल है, 5 लाख का सिर्फ कैपिटल है, इसमें ये इसकी वो सब्सिडरी बन जाएगी, होल्डिंग बन जाएंगे, और बाकी लोग पूरा डिबेंचर रखेंगे, 10% का डिडक्शन लेंगे और ऐश करेंगे। समझे कैसे टैक्स प्लानिंग चल रही है यहाँ पर? तो इसको बोलते हैं अपन थिन कैपिटलाइजेशन, तो ये अपन सार में पढ़ते हैं। ठीक है, गार एक अलग है, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 94B जो है वो बताता है, देखो 30% ऑफ EBIDTA, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन, बताएंगे हम कितना होगा आपका AE के साथ। ठीक है, पहले साल में आप 35% किए, तो हम तो बोले ना ज़्यादा से ज़्यादा 30% ले सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं देंगे हम। तो पहले साल में अगर आप 35% लिए तो ये 5% हम आपका डिसअलाउ कर देंगे, नहीं होगा अलाउ। नेक्स्ट ईयर आपका अगर 20% ले रहे हो तो जो डिसअलाउ था उसको अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब आपका 15% हो गया। ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का गेम जो है वो 8 साल तक चल सकता है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा क्या बकवास किया मैंने, नहीं है ना, थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल दी मैं, चलो फिर से बता रहे हो। ये सेक्शन जो है वो आपको बताता है कि आप 30% तक मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, 30% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, और वो भी किसका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिबेंचर्स टैक्स वाला जो रहता है ना, उसका 30%। ठीक है गाइस, तो अगर आप पहले साल में 35 किए ना तो 5% आपका डिसअलाउ हुआ है ना, हो गया डिसअलाउ। अब जो नेक्स्ट ईयर आपका उसमें आप 20% कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपका 5% डिसअलाउ हुआ था ना, वो इस साल आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया और इस साल आ गया वो, तो जो पिछले साल 5% डिसअलाउ हुआ था वो इस समय अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15% बन जाएगा।
आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और ये 8 साल तक कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ वाली चीजें, ठीक है। तो गाइज आखिरी टॉपिक है आज का, पेनल्टी। देखो सबसे पहले पेनल्टी में समझाती हूँ, पेनल्टी कितने पे लगती है। 2% ऑफ वैल्यू ऑफ अ ट्रांजेक्शन, अगर आप ट्रांजेक्शन को बना के रखते हो, ट्रांजेक्शन को आप बना के रखे हो ना, तो आपको 2% ऑफ ट्रांजेक्शन लगेगा पेनल्टी। अगर आप फर्निश करते हो ट्रांजेक्शन, तो भी आपको 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ही लगेगा। अगर आप बता दिए कि आपने क्यों किया ऐसा, तो फिर अगर आप रीजन दे दिए तो वेव भी हो सकता है ये, ठीक है। और जो एक सीए की ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड्स के साथ, है ना, तो वो वाली रिपोर्ट अगर आप नहीं देते हो ना, तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। समझ गए गाइस? ना नहीं समझ में आया, देखो अगर आपने ट्रांजैक्शन रखा ही नहीं, तो आपको 2% तक का ट्रांजैक्शन का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रांजैक्शन रखा तो है, बट आपने फर्निश नहीं किया, मतलब फाइल नहीं किया, तो आपको 2% तक का लगेगा वैल्यू का भी। और ये दोनों काम आपने क्यों नहीं किया, अगर आप इसका रीजन दे दोगे तो हम वेव भी कर देंगे, ठीक है। अब एक सीओ की रिपोर्ट लगती है, टीपी, टीपी वाला जो अपन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स पढ़े थे उसमें, है ना। तो अगर आप सीए की रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगेगा। 3 ही पेनल्टी लगती है इसमें, एकदम ईजी है। आई होप गाइस आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। लास्ट, अब ऑडिट के कुछ कुछ इश्यूज होते हैं गाइस, वो देख लेते हैं बस अपन, फिर हो गया। तो देखो क्या क्या इश्यूज होते हैं ऑडिट के। पहला है कि आर्म लेंथ प्राइस देखना रहता है उनको। दूसरा देखेंगे अपन जितने भी एडजस्टमेंट हुए उनको, क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए वो भी देखना पड़ेगा। लोकेशन, लोकेशन के वजह से सेज नॉन सेज ये सब होता है ना, तो उसका क्या सेव कर रहे हैं अपन वो देखेंगे। हमारे पास कितने इंटेंजिबल एसेट्स है वो देखेंगे। कितनी आर एंड डी की एक्टिविटी कर रहे हो, हाँ वो देखेंगे। मार्केटिंग इंटेंजिबल्स कितने, मार्केटिंग इंटेंजिबल्स देखेंगे। और इंट्रा ग्रुप सर्विसेज क्या क्या दियो, अपने आपस में क्या क्या सर्विसेज दियो। ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो कि अपन जब ऑडिट करते हैं तो अपन को देखना चाहिए, ताकि इसमें ही प्रॉब्लम निकल सकती है ऐसा लगता है। तो फिर से एक बार याद करते, देखो आर्म लेंथ देखना रहेगा अपन को, एडजस्टमेंट देखना रहेगा अपन को, लोकेशन देखना रहेगा, इंटेंजिबल, आर&डी, इंट्रा ग्रुप, मार्केटिंग इंटेंजिबल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। होप गाइस आपको याद हो गया होगा। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।